हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लास में हम लोग बात करेंगे काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम लोग वेक्टर की बात कर रहे थे। हमने वेक्टर को समझा था, वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे। हमने आपको उसका पूरा जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, वो समझाया था और ये भी बताया था कि जो 2025 में क्लासेस चली थी, प्लेलिस्ट सेव करके रखिएगा, उसमें से भी वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग और भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये भी प्लेलिस्ट आपके चैनल पर बना करके रखी गई है। आप जाइए सभी प्लेलिस्ट को सेव कर रखिए और सीरीज से क्लासेस को देखा कीजिए, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के आज की जो क्लास है शुरू करते हैं और क्वेश्चन सीधे लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमने इधर थ्योरी वगैरह सब कुछ समझा दिया है पिछली क्लास में, तो बस वेक्टर के हमको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है? वेक्टर के जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कभी ना कभी, उन क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा है अ, एक 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 समान परिमाण। अगर आपको आ रहा है तो आप अभी से मतलब जैसे-जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आप भी लिखते चलिए और साथ में सॉल्व भी करते चलिए। परिमाण F वाले F वाले दो ब बलों दो बलों दो बलों एक वस्तु पर एक वस्तु पर क्रियाशील है। क्या है? क्रियाशील है मतलब कार्य कर रहे हैं, ठीक है? उसमें लग रहे हैं, क्रियाशील है और 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 परिणामी बल का परिमाण। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है, एक परिमाण और एक परिणामी, तो दोनों में अंतर है। अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों अंतर है, परिणामी और परिमाण, ठीक है? परिमाण कितना है? F/3 है इन 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 बलों के इन बलों के बीच का कोण कोण होगा, ठीक है? आपके ऑप्शंस क्या-क्या दिए गए हैं? cos इनवर्स 17/18, ठीक है? cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 2/3, cos इनवर्स 8/9, ठीक है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम आपसे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि देखिए बच्चों के दिमाग में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या आती है कि सर आप तो प्रैक्टिस करते हैं, आपको तो उसके रूल्स मालूम है, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना और आप कर पाते हैं, ठीक है? लेकिन हम कैसे करें क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, तो कैसे करें? तो उसके लिए एक छोटा-सा आप समझिए कि कभी भी आप रूल से मत भटकिए, ठीक है? रूल को कभी मत तोड़िए और सारे रूल्स जानिए। सबसे पहला काम है सारे रूल्स जानना और दूसरा काम है किसी भी रूल से भटकना नहीं है, ठीक है? कोई भी रूल लगे कि ये ऐसा नहीं हो सकता है तो उस रूल को फॉलो नहीं करना है, ठीक है? आपको पता है कि 6 प्लस 4 करेंगे तो ये 10 होगा, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर 12 आ रहा है करने पर या कुछ भी आ रहा है, दैट मीन्स कि ये जोड़ के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं करना है, ठीक है? दूसरी चीज़ हो गई, पहले रूल जानिए फिर गलत रूल फॉलो मत कीजिए। तीसरी चीज़ है कि जो स्टेप्स हैं उनको समझिए कि क्या हमको करना है, ठीक है? अपने डिसीजंस लीजिए छोटे-छोटे स्टेप में। देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर है कि एक समान परिमाण, परिमाण पहले हम आपको बता देते हैं क्या होता है? परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है? मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है? तो एक समान परिमाण यानी कि समान यानी कि इक्वल सेम हम कह सकते हैं F, ठीक है? उस बल का नाम क्या दे दिया गया है? F। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें क्या रहा था 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर सीधे-सीधे F कह दिया। तो उसका परिमाण कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है F।
किसकी? दो बलों की, ठीक है, दोनों की वैल्यू F है, बराबर है, ठीक है, सेम है। एक वस्तु पर क्रियाशील है, एक वस्तु पर दोनों बल लगे हुए हैं, ठीक है, एक वस्तु पर दोनों बल लगे हैं और परिणामी, परिणामी क्या होता है? परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते थे, याद आ रहा है ना फॉर्मूला? तो रिजल्टेंट बल यानी कि परिणामी बल का परिमाण, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? इतनी है, ठीक है, F/3 है। तब क्या करना है? इन बलों के बीच का कोण आपको बताना है। अब आपको एकदम क्लियर हो गया है कि क्या हमको निकालना है, क्या क्या दी है। फिर से बताते हैं, देखियो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता था? रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। या फिर इसी फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते थे कि आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, अंडर रूट को हमने इधर भेज दिया तो स्क्वायर हो गया। दो तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, ठीक। अब देखिए, आपको फॉर्मूले में हमने कहा था चार चीज होती है, एक आपका रिजल्टेंट, दो आपके फोर्सेस और एक आपका एंगल यानी कि कोण, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों फोर्सेस की वैल्यू कितनी बता दी गई है? F, यानी कि अगर हम अभी से यहीं पर वैल्यू रखें, मान लीजिए कि इस फॉर्मूले में हम रखते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो हमारा पहला बल है उसका वैल्यू कितना बता दिया? F, तो हमने रख दिया F का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो हमारा फोर्स है वो भी F ही है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? F का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है, F का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे? 2a और b की जगह F इंटू एफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा पूरा मिल करके F स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉस और थीटा हमको निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन दोनों बलों के बीच का कोण निकालना है, और दोनों बलों के बीच का कोण कौन सा होता है? यही थीटा ही तो होता है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए कि कौन सा पूछ रहा है, कौन सा कोण नहीं पूछ रहा है, ठीक। तो ये हमको थीटा निकालना है, और यहाँ पर हमको जो रिजल्टेंट है उसकी भी वैल्यू दे दी गई है। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या दे दी गई है? F/3। अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो अब हमारा पूरा फॉर्मूला फिट हो गया है। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, आंसर लाना है। इतना खतरनाक क्वेश्चन था, डर लग रहा था देख करके, आसान हो गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा ये? F² अपॉन 9, इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए F² सब में दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं? F² को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1, यहाँ पर क्या बचेगा? 1, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 cos थीटा, है ना, क्या बचेगा? 2 cos थीटा। देखिए इसको ना हम लोग हाफ फार्मूले से भी लगा सकते थे, एक डिराइव फार्मूला भी होता है, लेकिन उससे लगाने से अच्छा है कि आप इसी से लगा लीजिए, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए F² और यहाँ पर 1 1 जोड़ करके क्या हो जाएगा? 2। अब आप सोचेंगे कि इसको हमने क्यों नहीं जोड़ा? अरे भाई ये तो इसके साथ है ना, तो कैसे जुड़ जाएगा उसमें? 1 1 वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए F² यहाँ पर है, F² यहाँ पर है, दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। F की कहानी खत्म हो गई, ठीक। F की कहानी खत्म हो गई। इसको इधर लाइए थोड़ा सा, तो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1/9, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 + 2 cos थीटा, है ना, यही तो बचेगा। F तो कट गया है, तो अब देखिए दोनों में 2 है, तो अगर हम इसमें से 2 को कॉमन कर लें तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ से 2 चला जाएगा, यही हो जाएगा। अब अगर हम 2 को इधर की तरफ ला दें तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो डिवाइड में 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 18 किसके बराबर हो गया? इसके बराबर। हमको थीटा चाहिए, तो हम इसको अकेला करने की कोशिश करेंगे, तो इस 1 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 1/18, 1 इधर आएगा तो माइनस में, और इधर आएगा cos थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 कम 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 आएगा, लेकिन 18 बड़ा है, तो टोटल वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी -17/18। आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये किसके इक्वल रहेगा? cos थीटा के। ये हमने टोटल सॉल्व किया ये, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ठीक है।
बराबर है। तो अब हमको क्या चाहिए था, हमको तो केवल थीटा चाहिए, तो कॉस को भी उधर भेज देंगे, तो क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल टू बचेगा कॉस इनवर्स -17/18। ठीक है, माइनस माइनस 17/18। यहाँ पर एक सेकंड देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है भाई। अच्छा, माइनस भी लगा हुआ है, सॉरी सॉरी, इसमें लगा है ना, ठीक है, दो में नहीं लगा है, दो में लगा हुआ है। ठीक, तो ये जो है आपका ऑप्शन है 17/18। क्लियर है, तो ये माइनस उसमें लगाना था। तो कहने का मतलब है कि आसान क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर सकते हैं, बस आपको घबराना नहीं है, समझना है, प्रोसेस को फॉलो करना, नियम को ब्रेक नहीं करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आ जाते हैं, थोड़ा इंग्लिश में लिख करके या फिर कैसे भी, तो आप परेशान हो जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बल, अब देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा करने का। दो बल P1 व P2 का परिणामी, परिणामी समझ रहे हैं ना, रिजल्टेंट, ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, परिणामी P2 P2 से 90 डिग्री पर है। ठीक, तथा 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 इसका परिमाण, किसका परिमाण, किसका परिमाण, इस परिणामी का, यानी कि रिजल्टेंट का परिमाण, यानी कि वैल्यू, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, परिमाण P2 के समान है, P2 के समान है, P1 का परिमाण है। ठीक है, P1 का परिमाण आपसे पूछा है, यानी कि उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है भाई, देखिए, p² अपॉन √2, 0, √2 इंटू p², या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए समझिए, थोड़ा सा कुछ बुद्धि लगाइए, अपने से दिमाग लगाइए, सोचिए। कह रहा है कि दो बल, माइक तो नहीं बंद हुआ, दो बल P1 P2, ठीक है, जिसका परिणामी कितना है, R है। देखिए, हम आपको एक चीज हमेशा क्लियर करके बता दे, हमने जब थ्योरी आपको थोड़ा पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी हमने आपको ये बात बताई थी कि जो परिणामी होता है हमेशा दोनों फोर्सेस के बीच में दिखता है आपको। जैसे मान लीजिए कि एक फोर्स आपको इधर दिखा और एक फोर्स इधर दिखा, तो परिणामी इसके हमेशा बीच में ही रहेगा। ठीक है, एक इधर दिखा एक इधर दिखा, तब बीच में मतलब एकदम सेंटर की बात नहीं कर रहे, मतलब इन्हीं दोनों के बीच, ऐसा नहीं कि आपको परिणामी इसका बाहर दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो इसी रेंज में रहेगा, या यहाँ, इस इन दोनों के लाइन से बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें तीन चीजें ही है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, मतलब पहला फोर्स और दूसरा फोर्स, जो जिनकी हम रेखाएं खींचते हैं, जो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तीन है। तो देखिए, दो बल है, एक P1 है, P2 है, जाहिर सी बात है दोनों की वैल्यू अलग होगी, तभी P1 और P2 कह रहे हैं, उनका परिणामी R है। ठीक है, और जो P2 है, P2 P2 से, मतलब जो परिणामी R है, जो रिजल्टेंट उसका है, वो P2 से 90 डिग्री पर है, ये कह रहा है। यानी कि ऐसे देखिए कि मान लीजिए कि हमने माना, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले P2 की ही यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, P2 से 90 डिग्री पे है, तो P2 को आप बना लीजिए कि ये हमारा P2 है। ठीक है, अब P2 ये है, तो अभी P1 मत बनाइए, पहले आप देखिए क्या कह रहा था, P2 जो है किससे, रिजल्टेंट से 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट आप पहले बना लीजिए, रिजल्टेंट तो ऐसे ही बनेगा, है ना। अब रिजल्टेंट हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है ना। तो ये आपका
रिजल्टेंट बना। ठीक, तो ये आपका रिजल्टेंट बना, ये आपका वेक्टर P2 बना। ठीक, ये कह रहा है क्या है, परिणामी 90 पर है। ठीक है, अब आप हमको बताइए कि जो P1 होगा वो कहाँ होना चाहिए। P1 क्या यहाँ हो सकता है? P1 सोचिए, अगर यहाँ होगा तो इन दोनों का बीच सेंटर कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो क्या इसका परिणामी यहाँ पर दिख रहा है? नहीं, तो ये P1 यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, क्या P1 यहाँ पर हो सकता है? यहाँ पर, यहाँ पर P1 हो सकता है? P1 यहाँ पर भी बहुत कम संभावना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सेंटर ये है, तो ये तो इसके बाहर में है। ठीक है, क्या P1 इधर की तरफ हो सकता है? क्या P1 इधर की तरफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। P1 जो है इधर की तरफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई इधर की तरफ? अब जैसे आपने बताया कि उधर नहीं हो सकता, वैसे ही बताइए कि इधर क्यों हो सकता है, इसका कुछ कारण होगा। इधर हो सकता है ना? ये आपका P1 होगा। क्यों इधर हो सकता है? क्योंकि अब P2 और P1 बनाने के बाद जो इसका रिजल्टेंट है वो इसके बीच में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है, मतलब यहाँ पर, मतलब जरूरी नहीं कि इतना ही टेढ़ा या इतना टेढ़ा, कितना भी हो सकता है ना? दैट इज डिपेंड अपॉन एंगल, है ना, इसके और इसके बीच का एंगल। लेकिन कितना एंगल है ये मेरे को मालूम नहीं है। ये हमको मालूम है कि ये चीज 90 डिग्री है। ठीक है, अब पूछा क्या है, ध्यान से देखिए, पूछा क्या है। ये हमको क्वेश्चन में कहा गया था, तो हमने इतना अपने दिमाग से बनाया कि भाई एक फोर्स है P2 और एक है उसका रिजल्टेंट, ये दोनों 90 डिग्री पे है, और जब ये हमने देखा 90, तो P1 भी बनाना पड़ेगा, P1 इसके बाहर ही होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हमने इतना बना लिया। अब हम क्वेश्चन को दोबारा फिर से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दो फोर्सेस हैं, ये परिणाम इतना इतना है, इतना, एक लाइन तो सॉल्व हो गया। अब आते हैं तथा की बात। तथा कहता है कि तथा इसका परिमाण, किसका परिमाण? रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट का परिमाण P के समान है, सॉरी P2 के समान है, P2 के समान है। मतलब जो हमारा R है, जो हमारा R है, ये रिजल्टेंट जो है ये P2 के बराबर है, परिमाण उसका। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझे कि हम ये कह सकते हैं कि R बराबर P है, परिमाण, परिमाण और वेक्टर में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू इनकी दोनों की बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, वेक्टर जो है इक्वल है। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन उनका परिमाण बराबर है। ठीक है, मतलब P इंटू सॉरी P इज इक्वल टू R है, R इज इक्वल टू P है, हम ये कह सकते हैं। यानी कि जितनी बड़ी लाइन इसको खींचेंगे उतनी बड़ी लाइन ये भी हमको खींचनी पड़ेगी, क्योंकि उनका परिमाण बराबर है। डायरेक्शन तो दोनों की अलग अलग है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वेक्टर बराबर है, वेक्टर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए वेक्टर अलग है, लेकिन परिमाण बराबर इसका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये हम समझ गए। अब आपको P1 का परिमाण बताना है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बराबर है। अब P1 का परिमाण हमने आपको क्या कहा कि आपको चार चीज ही फॉर्मूले में बताई गई है, एक A, एक B और एक उसका रिजल्टेंट और एक उनके बीच का एंगल। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हम फिर से लिखते हैं। ठीक है, ताकि आप भूले नहीं, इसीलिए इतनी बार लिखते हैं। cos थीटा, फॉर्मूले में चार चीज है, हमने आपसे कहा कि चार में से आपको एक ना एक पूछेगा और इसी फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा घुमाएगा फिराएगा नचाएगा, ठीक है, पटकेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आपको पूछेगा यहीं से। तो अब क्या किया जाए,
अब समझिएगा, अब यहाँ पर हमको ये बता दिया गया है कि भाई 4 चीज़ है, तो 1 पूछेगा और 1 पूछेगा तो 3 हमको पता होना चाहिए। अगर 3 नहीं पता होगी तो हम चौथा कभी नहीं पता कर सकते। तभी पता कर सकते हैं तब जब 2 इक्वेशन बनाएँगे, ठीक है? तो उसमें इक्वेशन का खेल आने लगेगा, फिर दिक्कत होगी। तो हमको 3 बात पता होनी चाहिए। हमको निकालना क्या है? P1 निकालना है, मान लीजिए कि A निकालना है, ठीक है? पहला फोर्स। तो हमको दूसरा फोर्स पता होना चाहिए जो कि P2 है, हमको पता है P2 उसका नाम है, ठीक है? रिजल्टेंट रिजल्टेंट हमको पता है क्या नाम है इसका? रिजल्टेंट भी P2 ही है। देखिए कह रहा ना P2 के समान है, मतलब रिजल्टेंट भी हमने निकाल के रखा। एंगल 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 अभी हमको पता नहीं है। अगर हम एंगल पता कर लें तो हमको इस चीज को पता करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये और ये ऑलरेडी बराबर है, इक्वल है। तो ये चीज पता करना हमको बहुत इजी हो जाएगा। कब? जब हम एंगल को निकाल लेंगे तब। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है और कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है? ठीक है, चलिए। तो हमको पता क्या करना है? हमको पता करना है थीटा। और थीटा क्या होता है? दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। दोनों फोर्स कौन है? ये दोनों है, ये और ये नहीं, ये तो रिजल्टेंट है, फोर्स दोनों ये है। तो ये जो एंगल हमको मिलेगा वही हमारा क्या होगा? इन दोनों के बीच का एंगल होगा, ठीक है? इन दोनों के बीच का एंगल होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, गुड गुड। तो कैसे इसको निकाला जाए? ठीक, अब हमको इतना तो पता है कि ये 90 है। अगर हम ये छुटकू वाला पता कर लें तो काम हो सकता है, जोड़ करके टोटल आ जाएगा। तो क्या हमको कुछ और चीज बताई गई थी? एक बार थोड़ा सा और याद कर लें कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है। क्यों? क्योंकि इनका परिमाण बराबर है, P R के समान है, ठीक है? P2 R के समान है। तो जब ये दोनों लाइन बराबर हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन खींच दें, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक ट्रायंगल बन जाता है। अब जब एक ट्रायंगल बन जाता है तो आप हमको बताइए, यहाँ पर एंगल का खेला आ जाता है। तो ये चीज हमारी 45 है। ये चीज हमारी 45 है। आप कहेंगे सर ये 45 कहाँ से आ गया? आप तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, आप तो अपने मन से मान लेते हैं कुछ भी, हम बच्चों को कैसे पता चलेगा? तो ये बताइए, जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज की तो 2 कोण बराबर होते हैं। 3 भुजाएं बराबर होती हैं तो 3 कोण बराबर। ध्यान रखिए, ठीक है? तो 2 भुजाएं बराबर, और ऐसे भी आप समझिए कि ये 90 है और टोटल कितना होता है? 180। और ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो 90 ही बचेगा, तो 90 का आधा आधा कर दीजिए, दोनों में बांट दीजिए, 45 45। ठीक है, इतना तो आप समझ पाएंगे यार। एंट्रेंस तैयारी कर रहे हैं, इतना भी नहीं पढ़े होंगे तो फिर क्या ही कह सकते हैं। चलिए, तो 45 हो गया, ठीक है? तो 45 हो गया। अब क्या करना है? अब एक चीज हम आपको बताते हैं, प्रॉपर्टी बताते हैं। जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर, ठीक है, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे एक वेक्टर हमारा ये है, एक वेक्टर हमारा ये है, और इसका रिजल्टेंट कुछ ये आया, ठीक है? समझिएगा ध्यान से, है ना? इसका रिजल्टेंट कुछ ये इस तरीके से आया, मतलब इस तरीके से कुछ आता है, ठीक है? मान लीजिए, तो ये हमेशा एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। मतलब अगर हम इसको उठा करके यहाँ पर फिट करेंगे, मतलब इसको शिफ्ट करेंगे ऐसे, और एक लाइन में ही शिफ्ट होगा वो, तो वो हमें आकर के इधर जुड़ जाएगा ऐसे, इस तरीके से, और एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज जो है हमारी, ठीक है, एक हमारे पास में ये फोर्स था और एक फोर्स ये, देखिए, ये शिफ्ट, मतलब इसको अगर हम उठा कर ले जाएंगे तो ये इसी पर फिट होगा एकदम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन एकदम पैरेलल है। यही बताने का आपका मतलब है। ये इसको शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर। क्यों कर सकते हैं? हमने कहा ना कि वो ट्रायंगल फॉर्म करता है। ट्रायंगल तभी फॉर्म करेगा जब इस लाइन पे आएगा,
और इस लाइन पे आने का मतलब है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है। अब पैरेलल क्यों यहाँ पर फंडा ला रहे हैं भाई? क्योंकि अगर ये पैरेलल हो जाएगी तो हमको एंगल उंगल पता करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि दो लाइन पैरेलल है, तिरछी लाइन, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, हाउ एंगल उसके बराबर, बहुत सारा कानून आ जाता है फिर, है ना? हम सब कर लेते हैं फिर उसमें। तो देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, समझिएगा। और ये उस पे तिर्यक लाइन है, तिरछी, है ना? तो अगर कोई लाइन पैरेलल होती, चलिए उसी के जैसा बनाते हैं। एक लाइन देखिए ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, और उस पे ये एकदम सीधी लाइन पैरेलल है, ये वाली सीधी वाली। तो अगर हम इस पे एक सीधी लाइन खींचे, देखिए एकदम जस्ट उसी के जैसा लग रहा है, बस इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिए ऐसे बढ़ा दीजिए थोड़ा, ऐसे ऐसे, ऐसे बढ़ा दीजिए थोड़ा थोड़ा, देखिए ऐसे, है ना? तो यहाँ पर क्या होता था कि ये एंगल और ये एंगल मिल करके 180 होते थे। आप कभी भी कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर ये 45 होता है तो ये हमारा 135 हो जाएगा, क्योंकि जुड़ करके 180 होना है ना? कितना हो जाएगा? 135। तो वही चीज है कि अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल देखिए यहां से लेकर यहां तक है एंगल, चाहे इसको इतना बड़ा बना दीजिए चाहे इतना बड़ा बना दीजिए, तो हमने इतना बड़ा बना दिया, है ना? तो ये आपका टोटल टोटल टोटल, ठीक है, टोटल कितना निकल करके आया? 135, उसी में 90 भी है। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हमको यही है। यहाँ देखिए ये पूरा, ये पूरे की बात हो रही है, ये पूरा 135, तो ये पूरा मतलब वो पूरा, है ना? चाहे यहाँ छोटा सा लाइन बना दीजिए चाहे बड़ा सा बना दीजिए, तो समझ गए। ये टोटल जो इस एंगल की निकालने की हम बात कर रहे थे वो हमारा 135 निकला। ये छोटा वाला निकालने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना? पहले हमने सोचा था छोटा वाला निकाल के काम कर लेंगे, पूरा निकल आया एक साथ ही 135। पता चल गया, थीटा का भी वैल्यू हमको पता चल गया। चलिए अब वैल्यूज को रखते हैं, देखते हैं ठीक है क्या होता है अब, है ना? तो यहाँ पर r कितना था? r हमारा p के P2 के बराबर था, तो P2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए हमारा क्या था? P1 था, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हमारा दूसरा जो फोर्स था वो तो P2 था ही ऑलरेडी, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 2, और अब देखिए ये P1 है, ये P2 है, ठीक है, तो 2 P1 और P2 और cos 135, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से ये टर्म और ये टर्म आप देख पा रहे हैं कि एक ही चीज है जिसको हम आसानी से निपटारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर बचेगा P1 स्क्वायर। क्या बचेगा? P1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये 2 है और ये P1 है और ये P2 है, और cos 135 की वैल्यू क्या होती है? cos 135 की वैल्यू शायद होती है, क्या होती है भाई? -1/√2, है ना? यही होती है ना? तो भाई कहीं रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? तो क्लास भी नहीं होने देते। चलिए कोई बात नहीं, ये क्लास आपकी लगभग 11:30 बजे रात को रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, ताकि आप सुबह क्लास ले पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कोई भूत ऊत हो, है ना? तो भूत ऊत से आप मत डरिएगा। आप सुबह में पढ़ाई कर रहे हैं, हम रात में पढ़ा रहे हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन हमारे पास में आ गई है। अब क्या किया जाए? अब कुछ हो सकता है? बिल्कुल। यहाँ पर इस चीज को अगर हम देखें तो हम इसको यहाँ पर सीधे ला सकते हैं डिवाइडेड बाई √2, या फिर ऐसे देखिए, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, 1/√2। आप कहेंगे माइनस कहाँ गया? तो हमने माइनस को बाहर ला दिया। अब इस पूरे टर्म को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। चलिए लाते हैं। तो उस टर्म को लाइए तो 2P1। अब ये इस क्वेश्चन हम समय क्यों ले रहे हैं? समझाने के लिए बस आपको, है ना?
और देखिए ये 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल वहाँ पर अंडर रूट 2 ही बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा P1 का स्क्वायर P1 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए P1 से एक P1 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 P1 है, P1 स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? हम्म, ठीक है, गुड गुड। तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया P2 अपॉन में अंडर रूट 2 और अभी यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 एक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? केवल P1 बचेगा क्योंकि एक P1 कट चुका है। लेकिन यहाँ पर हमको ऑप्शन में अब देखिए P1 की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई ये। ठीक है, P1 की वैल्यू हमारी निकल करके ये आ गई है, लेकिन अभी तक ये हमको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। हमको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, ये अंडर रूट वाला खेला खत्म करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से क्या किए, P1 को देखिए इस दोनों टर्म में, चलिए इधर ही लिख लेते हैं, इस दोनों टर्म में ऊपर और नीचे दोनों में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2, ठीक है, 2 अंडर रूट 2 P2, ठीक है, और नीचे करेंगे अंडर रूट 2 ठीक है P1, मतलब कि अंडर रूट 2 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। जब दोनों में कर दिया, देखिए अंडर रूट 2 होके क्या हो जाएंगे नीचे की तरफ 2, और इस 2 से 2 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा आपका? केवल क्या बचेगा? अंडर रूट 2। तो ये P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अंडर रूट, सॉरी, P1 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 P2। ठीक है, तो अंडर रूट 2 P, हम्म, 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 ये क्या हुआ भाई? अच्छा, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज्यादा हुआ है। ये ना स्क्वायर नहीं है भाई, सॉरी फॉर मिस्टेक, ये P2 ही होगा क्योंकि मेरी ही गलती होगी इसमें फिर। हाँ सॉरी सॉरी, ये P2 ही है। ठीक है, तभी तो सही, नहीं तो स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? स्क्वायर तो इधर आ ही नहीं रहा है ना, स्क्वायर वाला तो पहले ही कट जा रहा है ना। ठीक, तो P2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? सारे ऑप्शन गलत होते जा रहे हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, तब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। हाँ? ये कौन सा आदमी है यार झांक रहा है? भूत तो नहीं है? लगता है मेरे को कहेगा कि चलो मेरे बच्चे को थोड़ा सा IRT एंट्रेंस निकालना है और उसको थोड़ा पढ़ा दो कोचिंग वोचिंग। मेरे को तो यही लग रहा है कि इसीलिए वो झांक रहा है। चलिए, तो यहाँ पर है दो दो सदिशों, दो सदिशों P1 P1Q का परिणामी परिणामी R, वेक्टर R है यदि यदि वेक्टर Q को को दुगुना को दुगुना कर दिया जाए, कर दिया जाए तो तो नया तो नया परिणामी सदिश P के सदिश P के लंबवत हो जाता है। तो तो परिणामी
परिणामी आर का मान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक, और 2pq, और एक है आपका q, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है p बाई क्यू, p बाई क्यू के बाद में आपका है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कौन है दादी, पक्का भूलती है क्या, चलिए जो भी होगा, इतने में वो एकाएक खड़ा है, हट ही नहीं रहा है वहां से, थोड़ा मेरे को घबराहट हो रही है कि आज लगता है लेकर के ही जाएगा, कि मेरे बच्चे को भी IRT एंट्रेंस निकालना है, पॉलिटेक्निक निकालना है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है कि दो सदिशों P व Q का परिणामी R है, सिंपल सा, P और Q है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, अगर उनके बीच का कोण थीटा होगा तब ये फॉर्मूला बन जाएगा यहां तक की लाइन के लिए। यदि Q को दुगना कर दिया जाए, ये कंडीशन आपकी फर्स्ट है। कंडीशन सेकंड, इफ Q इज 2 टाइम्स, दुगुना कर दिया जाए अगर Q को, तब Q को 2 गुना कर दिया जाए तो नया परिणामी सदिश P के लंबवत हो जाता है। लंबवत, अभी तक हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऐसा ही कुछ किया था क्या, उसमें भी ऐसा था ना कि एक जो हमारा वेक्टर था वो परिणामी के, मतलब जो उसका रिजल्टेंट आता है, ये परिणामी आपका रिजल्टेंट ही है, ठीक है, रिजल्टेंट ही है, ठीक है, रिजल्टेंट के यानी कि सदिश P के लंबवत हो जाता है ना, तो R का मान आपको बताना है। चलिए, तो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा था, कंडीशन पहले क्या थी कि जब हम Q को दुगुना कर दे तब, तो एक चीज आप जानिए कि देखिए जब हम दुगुना नहीं कर रहे थे, चलिए इसको हटाते हैं, एक बार पहले कंडीशन लिखते हैं कि P है हमारे पास, Q है, उसका परिणामी कितना है, R है, तो क्या होगा कि R, वेक्टर R, ठीक है, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, यही कहने का मतलब है इसका, दो सदिश का परिणामी R है, मतलब उन सदिशों को जोड़ा जा रहा है, और जोड़ा कैसे जाता है, मतलब कि अगर हम ये कहें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किसके बराबर होगा, तो ये वही उसके बराबर होगा जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, तो यहां से अगर ये कंडीशन होती है तो फॉर्मूला हमारे पास में ये बनता है, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये बनता है मेरे पास में फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो जाती है कि Q को 2 गुना कर दिया जाए तो नया परिणामी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर R नहीं लिखेंगे क्योंकि R ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो हम इसको R1 कहते हैं, नया परिणामी को R1 कह देते हैं। तो नया परिणामी जो बनेगा R1, ठीक है, वो किसके बराबर रहेगा, पहला हमारा जो रहेगा वो तो P ही रहेगा, लेकिन दूसरा जो हमारा वेक्टर है वो दोगुना कर दिया जाएगा तब, अब भाई दोगुना करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तभी तो नया हमारे पास रिजल्टेंट बन करके आएगा। तो ये जब कंडीशन होती है, ये जब कंडीशन होती है तब क्या होता है, तब सदिश जो हमारा P रहता है वो लंबवत हो जाता है, लंबवत हो जाता है किसके, R1 के,
ठीक है, R1 के, ये बताया गया, ठीक है। तो अब लंबवत हो जाता है, अगर हम उसमें फॉर्मूला लिखेंगे तो उससे सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर हम आपको एक नई चीज बताते हैं। देखिए, एक चीज जानिएगा, हर क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो इसका क्या है कि जब कोई भी दो सदिश लंबवत होते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर जो लंबवत है यानी कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उनका जो डॉट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, या फिर डॉट प्रोडक्ट है होता है, वो जीरो होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आर, वेक्टर आर और इनटू वेक्टर पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर ये डॉट है, तो इनका डॉट जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, मल्टीप्लाई जो होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है जब ये लंबवत होते हैं तब की बात है। तो ये हमको कंडीशन है, ये था तो ऐसा रहा, ये था तो ये चीज है बन करके। अब ये लंबवत कहा था इसीलिए हमने इस चीज को लाया, ठीक है, क्योंकि इसीलिए कह रहा था कि आपको प्रॉपर्टी याद आया, आप यहाँ पर लिखे तभी वो सॉल्व हो पाएगा। तो अब क्या करते हैं, आर की हमको वैल्यू देखिए, मतलब यहाँ पर वो नया जो हमारा परिणामी है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर नया परिणामी रहेगा हमारा, ठीक है, R1 रहेगा। तो R1 की हमको वैल्यू मालूम है, ये चीज होती है ना। हम चाहे ऐसे लिख दिया फिर फार्मूला में लिखें तो वेक्टर में ही लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर पे ही हम काम को कर रहे हैं। तो R की वैल्यू यहाँ पर हम रख सकते हैं P, मतलब वेक्टर P प्लस 2 वेक्टर Q, और यहाँ पर डॉट रहेगा ही, ठीक है, डॉट, और इसके बाद जीरो, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी एक होती है कि अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो p का मल्टीप्लाई होगा p पर, वेक्टर p का मल्टीप्लाई होगा वेक्टर p के साथ। और जब किसी भी वेक्टर का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड आ जाती है, यानी कि वेक्टर खत्म हो जाता है, केवल उसकी वैल्यू रह जाती है, ठीक है। तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p केवल हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस रहेगा। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2 वेक्टर q इंटू वेक्टर p, और इस चीज को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी QP cos थीटा में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी cos थीटा, यानी कि उन दोनों वेक्टर जो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था उनका डॉट मल्टीप्लाई, क्योंकि वो अलग अलग थे, इसमें सेम सेम थे तो p हो गया, लेकिन इसमें अलग अलग है तो cos थीटा आपका आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। जब सेम सेम वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, अलग अलग होंगे तो उनका मल्टीप्लाई करके आगे cos थीटा को लगाना है। थीटा क्या होगा, यही जो दोनों वेक्टर थे इनके बीच का एंगल होगा, ठीक है, यही इनके बीच का एंगल होगा। अब ये हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, अब आप फिर से सोचिए कि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है परिणामी आर, और आर निकालना है तो हमने कहा फॉर्मूला में चार चीज होती है, ए होता है, बी होता है, और आपका एंगल होता है थीटा जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद आपका रिजल्टेंट। तो ए आपको दिया है, ठीक है, बी सॉरी पी, और ये भी दिया है आपको, ठीक है, क्यू। आपको एंगल जो है नहीं दिया था, रिजल्टेंट तो पूछ ही रहा है, तो एंगल हम पहले निकालेंगे। तो एंगल मतलब यहाँ से यही चीज निकालने के लिए सारा प्रोसेस कर रहे हैं, एंगल, है ना। तो यहाँ तक हमारी कहानी आ चुकी है, यहाँ तक, है ना। और ये किसके इक्वल है, ये टोटल आपका जीरो के इक्वल है, क्योंकि ये जीरो थोड़ी ना छोड़ेंगे, उसको तो लिखना ही है। तो अब क्या करते हैं, इस टर्म को हम उधर की तरफ भेज देते हैं। अगर हम इस टर्म को उधर की तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -2pq cos थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ से P से P आपका कट जाएगा, P से जो P है वो कट जाएगा। यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे हम, cos
थीटा कॉस थीटा, और बाकी यहाँ पर क्या बचा? बचा है केवल आपका 2 और q, और इधर केवल क्या बचा है? 1, -1। माइनस क्यों? क्योंकि इधर माइनस था, माइनस को भी साथ में लिख दिए, तो -2q, ठीक है, -1/2q। ये हमारे कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। यहां से देखिए दूसरी कंडीशन से चलते चलते ये हमने निकाला। अब उस कंडीशन को पहली वाली में रखेंगे और r की वैल्यू पता करेंगे, क्योंकि हमसे r ही पूछा था, r1 तो पूछा नहीं था, r पूछा था, तो r इसी फॉर्मूले में है, यहीं पे हमारा ये निकल पाएगा, है ना, यहीं पर निकल पाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं भाई इसको, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये दूसरी कंडीशन हम इरेज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी कहानी हमने यहाँ पर खत्म कर ली है ना, हमारा मान मिल गया। तो r, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर +2 पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हमने पता कर ली है, क्या पता कर ली है? -1/2q, -1/2q, ये हमारा q है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा q है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आपका 2 से 2 तो पहले कट जाएगा, ठीक है, और आपका q से q भी कट जाएगा, q से q भी कट जाएगा। कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है क्या भाई? क्या क्या वैल्यूज दी है भाई? यहाँ पर अच्छा अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू निकालने में कुछ प्रॉब्लम आई है क्या? तो क्या क्या था भाई? एक सेकंड ओके, फिर से एक बार देखते हैं इसको, कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। क्या था? R1 था, ठीक है, R1 क्या था? P, और हाँ एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई थी कि यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि जब इस तरीके से कंडीशन, चलिए शुरू से समझा देते हैं, नहीं तो फिर आप बीच में भूल जाएंगे। यहाँ पर क्या था? P था, यहाँ पर 2Q हो गया था, ठीक है, यहाँ पर 2Q हो गया था, और यहाँ पर फिर बाद में कंडीशन आई थी कि लंबवत है, तो जो R1 है और जो P है, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई 0 के बराबर होगा। फिर R1 की हमने वैल्यू रखी थी, R1 की वैल्यू ये हमारी टोटल थी, तो यहाँ पर था कि ये 2Q, ठीक है, और बाहर में P था और इक्वल में 0 था, तो जब इसका मल्टीप्लाई होता है ना, छोटी सी मिस्टेक हो, P तो आता है, मतलब सेम वैल्यू तो आती है, लेकिन स्क्वायर भी तो आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि P और P का हो रहा था, ठीक है, तो छोटा सा समझाने में प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर क्या आएगा? सेम चीज कि +2 पी क्यू कॉस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो अब जब हम इस यही चीज करेंगे, उसको उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? केवल पी स्क्वायर बचेगा, और ये चीज पूरा उधर गया, -2 पी क्यू कॉस थीटा। तो पी से कटेगा तो, लेकिन एक पी हमारा यहाँ बचा रहेगा, ठीक है, एक पी हमारा यहाँ पर बचा रहेगा, ठीक, और बाकी का ये जो है पूरा नीचे आएगा, तो हो जाएगा ये -2q, ठीक है, या फिर हम ये कह दें कि यहाँ माइनस लगा दें और 2q नीचे सही से लिख दे, कॉस को इधर ला दे, मतलब कॉस थीटा को, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी कॉस थीटा की। ठीक है, समझ गए वो चीज जो थोड़ा सा छूटी थी, ठीक, तो ये आ गई वैल्यू। तो अब इसमें रखिए इसको, क्या ये याद है ना, कॉस थीटा की वैल्यू P/2Q माइनस के साथ, ठीक है। देखिए क्या है ना, कॉन्सेप्ट समझाने में कभी कभी दिमाग कहीं का कहीं चला जाता है, इसलिए थोड़ा समस्या आ जाती है, उसके लिए छोटा छोटा माफियों की किया कीजिए, ठीक है, आपके ही टीचर हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये ठीक है, यहाँ तक 2p की यहाँ पर तक इसकी वैल्यू हम निकाल करके लाए हैं, ठीक। तो अब देखिए 2 से 2 कटेगा और 2 से 2 कटेगा,
क्यू से क्यू कटेगा। यहाँ पर p बचा है, यहाँ पर p बचा है, यहाँ पर माइनस बचा है। तो p को जब हम इस p में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो p स्क्वायर हो जाएगा और जो माइनस था यहाँ पर मल्टी होगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये p और ये चीज प्लस में, ये चीज माइनस में, खत्म कहानी। तो सीधे सीधे बचेगा क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आर बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर आएगा, या फिर आप सीधे सीधे आर बराबर क्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, आर बराबर क्यू भी कह सकते हैं। तो ये चीज आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, मतलब उसका आंसर है। तो ये आपका सेकंड नंबर जो है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं। हमने आपको कराया, हाथ में गंदा हो गया, भूत अलग से देख रहा है। अभी चल के हम भूत से मिलते हैं कि भूत की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसको अपने बच्चे को आईआरटी में भेजना है, आईआरटी में भेज के और बड़ा भूत बनाना है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा और अच्छे से आगे भी समझते रहेंगे, पिछली क्लासेस देखते रहेंगे। बाकी क्लासेस कैसी लगती हैं, वीडियो कैसी लगती है, ज़रूर बताया कीजिए। हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब आप जब बताते हैं बातों को तो हमको लगता है कि हाँ, बच्चों के लिए और चीज़ें करनी चाहिए। जो भी उसमें सुधार हो सके, जो भी और चीज़ें हो सके, क्लासेस कभी-कभी बंक अगर होती हैं तो उसके लिए माफ़ी, हम चाहते हैं क्लासेस चलें। और जो बच्चे सिलेबस के लिए परेशान हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, तो उसके लिए कभी मत सोचिएगा। सिलेबस तो इतना जल्दी से अच्छे से कंप्लीट होगा कि आगे हम लोग बहुत रिवीजन करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।